हाँ, तो गद्य खंड का चैप्टर 13 काले मेघा पानी दे, धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा हुआ बहुत ही शानदार चैप्टर है। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। इसका अपन आज पाठ सारांश पढ़ेंगे। और पाठ सारांश का बेनिफिट ये है, आप हर क्लास अटेंड करते हो, मुझे पता है, इतनी उम्मीद है मुझे, क्योंकि आप 12th क्लास के अंदर पढ़ रहे होंगे बहुत शानदार तरीके से, और हर क्लास को अटेंड कर रहे होंगे, बड़े शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। क्योंकि पाठ का सारांश पढ़ने का मतलब है कंप्लीट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जितने भी बनेंगे वो सारांश ऑलमोस्ट समझ में आ जाएंगे आपके, फिर वहीं से बनना है, ठीक है। इसलिए पाठ का सारांश बहुत ज़रूरी है। तो अपन इस चैप्टर के पाठ के सारांश की बात करेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि अपन व्याख्या वाला पोर्शन कर चुके, तो मोस्टली उसी की बातें, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है कि एक स्टोरी टाइप याद हो जाए तो क्वेश्चन आंसर कैसे भी अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि पाठ सारांश, काले स्टार्टिंग से ये लिखना है कि काले मेघा, अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है 2 या 3 मार्क्स में कि पाठ का सारांश लिखिए। काले मेघा, जो इसका नाम आ जाएगा काले मेघा पानी दे, और कह देंगे इस पाठ का सारांश लिखिए। तो काले मेघा पानी दे निबंध लोक जीवन के विश्वास है उनसे उत्पन्न हुई मान्यताओं पर आधारित है। यानी कि कौन कौन सा जो लोक जीवन है उसमें क्या क्या विश्वास है लोगों की। जैसा कि अपन ने देखा था ना कि लेखक को तो वो अंधविश्वास लगते हैं, जबकि जो जीजी है उसको वो सही लगते हैं, अंधविश्वास नहीं लगते, क्योंकि वो उनको मानती है। और ये कहते हैं गाँव की पूरे रिवाज है, ये होने चाहिए, इससे भगवान खुश होंगे और बारिश हो जाएगी। तो ये चीज़ है कि उनसे उत्पन्न हुई मान्यताओं पर आधारित है। और विज्ञान के तर्क अपनी जगह वो भी सही है, और लोगों का विश्वास दोनों अपनी जगह सही हैं। बड़ी शानदार बात लिखी हुई है कि साइंस नहीं मानता कि ऐसे थोड़ी ना होता है कि पानी आप एक दूसरे बाल्टी गिराओगे तो बारिश हो जाएगी। ठीक है, साइंस की जगह साइंस भी सही, लेकिन मान्यताएं भी तो एक नाम की एक चीज़ है, ठीक है। तो विज्ञान के तर्क और लोगों का विश्वास दोनों अपनी जगह सही हैं, सत्य हैं। इस बात को पुष्ट करता है, ठीक है। कौन सी बात को? कि विज्ञान और लोग दोनों अपनी जगह सत्य हैं। इस बात को ये चैप्टर जो है वो सत्यवाद, मतलब इसको पुष्ट करता है, इसकी पुष्टि करता है, इसको ऐसा मान लो हैंस प्रूव्ड करता है। इंद्रसेना के कार्यकलाप अपने किशोर जीवन का एक संस्मरण प्रस्तुत करते हुए भारती जी बताते हैं कि गांव में जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते सब और सूखा पड़ जाता, तो तब 10-12 से 16-18 वर्ष के नंग धड़ंग लंगोटधारी किशोरों की एक टोली इकट्ठी होती और गंगा मैया की जय बोलती हुई, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय से बोलती हुई हर गलियों में निकल पड़ती थी। और इसने इंद्रसेना कहा जाता था। जो अपने व्याख्या में पढ़ा था कि 18 वर्ष से, मतलब 10, 12, 16, 15, 18 वर्ष तक कितने के बच्चे होते थे, एकदम नंग धड़ंग लंगोट लपेटे हुए, गंगा मैया की जय बोलते हुए हर घर में हर गली में जाते थे। और हर घर में जाके गंगा मैया की जय बोलते, तो आंटियाँ जो भी होती थी, लेडीज़ वगैरह, वो उन पर बाल्टी पानी उड़ेलती थी। फिर ये ऐसे हर घर में जाते एकदम तृप्त हो जाते वो, ठीक है, ये होता था। इसको कहते थे इंद्रसेना। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इंद्रसेना किसे कहते थे, तो आप लिख देना यहाँ से कि 10-12 से 16-18 वर्ष तक के नंग धड़ंग लंगोटधारी किशोरों की टोली इकट्ठी होती और गंगा मैया की जय बोलती हुई गली से निकल पड़ती थी, इसे इंद्रसेना कहते हैं। तो मतलब जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो पाठ के सारांश में से आ जाएंगे, ठीक है। फिर भी आप अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको और आइडिया लग जाएगा। ये किशोर उछलते कूदते घर घर जाकर पुकार लगाते थे, पानी दे मैया इंद्रसेना आई है, ठीक। हर घर में जाके ये बोलते कि पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। तब घर की औरतें उन पर बाल्टी या घड़े से पानी डालकर उनको तर कर दे, तर का मतलब एकदम भिगो देती पूरा पानी से, और बच्चे उसी जल में नहाते, मिट्टी में लौटते और कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। उनको पता था अगले घर में जाके फिर बाल्टी साफ हो जाएंगी, एकदम लौटते, एकदम मतलब पूरे लथपथ हो जाते। फिर वे काले मेघा पानी दे तथा गंगा मैया की जय इनकी पुकार लगाते हुए आगे बढ़ जाते थे। काले पानी मेघा दे, बाहर निकलते, भगवान से ऊपर की तरफ देखते और काले मेघा पानी दे बोलते, या फिर घर घर जाके गंगा मैया की जय बोलते। तो बड़ी शानदार। हर जगह लोग तप भुन रहे होते थे, कुएं सूखने लगते थे, नलों में खोलता हुआ पानी, मतलब नल जैसे नल खोलते तो बहुत ज़्यादा पानी, खोलता का मतलब है बहुत ज़्यादा गर्म पानी, खोलता हुआ का मतलब यहाँ पर गर्म से हैं, बहुत गर्म पानी आता था। और खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती थी, बारिश का नामो निशान नहीं रहता था, वर्षा के लिए पूजा पाठ कथा विधान ये सब करके लोग हार जाते थे। तब ये ऐसी टोली आती थी, तब लोगों के विश्वास को जागती हुई इंद्रसेना निकलती थी। वर्षा के बादलों के स्वामी इंद्रदेव हैं, उन्हीं की सेना टोली बांध कर आती तो लोग घरों में कठिनाई से इकट्ठे करे हुए पानी को भी उनके ऊपर उड़ेल देते थे। कितना बड़ा विश्वास है। पहले पानी ऐसे अपने, आजकल तो नलों में पानी आ जाता है, इतना ईजी नहीं था, बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। नल में जाके वहाँ से घड़े भर भर के या फिर बाल्टियाँ भर भर के गर्म लोग पानी लाती थी महिलाएं। और जब ये इंद्रसेना आती थी तो इंद्रसेना के ऊपर बाल्टियाँ की बाल्टियाँ उड़ेल देते थे। तो ये बड़ी चीज़ है कि एक विश्वास नाम की चीज़ है, वो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, परंपरा है, हमारा विश्वास है, ये चीज़ सही है अपनी जगह। तो लेखक की आयु भी उस समय उन्हीं की, जो ये लेखक है, राइटर है भारती जी, इनकी एज भी उन बच्चों जैसी थी, 17, 18, 12, 15 साल के लगभग।
तो लेखक की आयु भी उस समय उन्हीं किशोरों के समान थी, परंतु लेखक आर्य समाजी संस्कार एवं कुमार सुधार सभा के प्रभाव से उसे अंधविश्वास के विरोध में थे। वो मतलब उसको अंधविश्वास मानते थे, क्योंकि ये आर्य समाज से बिलोंग रखते थे, या फिर ऐसा मान सकते हैं आर्य समाज के जो संस्कार इनको दिए हुए थे उनमें ये लिखा हुआ था कि हमें ये जितने भी अंधविश्वास वगैरह है, टोने टोटके में नहीं मानने चाहिए। इसलिए ये आर्य समाजी संस्कार होने की वजह से, और कुमार सुधार सभा, इसका मतलब होता है, कुमार का मतलब यहाँ पर हो गया बच्चों को सुधार सभा, जो अच्छे संस्कार जो दिए जाते हैं, उस सभा के प्रभाव से इस अंधविश्वास के विरोध में थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसे कोई बाल्टियाँ उल्टे से थोड़ी उल्टा है तो नुकसान कर रहे हैं, इतना मुश्किल से पानी इकट्ठा किया, वैसे ही पानी कमी और ये फालतू पानी वेस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ हो गई। फिर लेखक का अभिमत था, मतलब उसका ये राय थी, विचार था कि जब पानी का पहले ही इतना अभाव है, पहले से पानी इतना कम है, तो फिर इंद्रसेना या भी मेढक मंडली पानी बेकार क्यों उड़ेला जाता है इनके ऊपर। यदि इंद्रसेना, ये इंद्र की सेना, या मतलब ये भगवान की अगर सेना है, भगवान के द्वारा भेजी गई सेना है, तो सीधे इंद्रदेव से ही पानी क्यों नहीं मांग लेते, है ना, यहाँ घर घर आके पानी क्यों मांग रहे हैं। ऐसे अंधविश्वासों के कारण ही हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। तो ये पूरा का पूरा वही चीज़ है जो अपने व्याख्या में पढ़ी, लेकिन एक इमेज पूरी की पूरी बन जानी चाहिए। एग्जाम में अगर बड़ा क्वेश्चन भी आ जाए तो भी अपन को आना चाहिए। लेखक को अपने बचपन में सबसे ज़्यादा प्यार जीजी से मिलता था। वह लेखक को अपने लड़के बहू से भी अधिक प्यार करती थी, लेकिन एक बात थी उस जीजी की कि जीजी ऐसे अंधविश्वासों में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती थी, जबकि लेखक बिल्कुल नहीं। इसलिए जीजी, आपको पता है, इस खुद के विश्वास की वजह से इन लेखक को बड़े प्यार से समझाएंगी कि ऐसा नहीं होता है, भगवान वाकई राजी होते हैं, ऐसा होना चाहिए सब। तो वह अंधविश्वासी थी तथा इंद्र सेना पर अपनी अंधी आस्था रखती थी कि नहीं, ये जो इंद्र सेना आ रही है भगवान की सेना है। और फिर अपन जो कल व्याख्या में पढ़ा था कि अगर आपको कुछ भी लेना है तो थोड़ा बहुत दान पहले करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ेगा, तब भगवान खुश होते हैं। कि किसान भी अगर 50, 60, 20 मन अगर गेहूँ मतलब पाना चाहता है तो उससे पहले 5, 10, 15 किलो उसको गेहूँ मिट्टी में मतलब उसको डालने पड़ते हैं, क्यारियों में डालना पड़ते हैं, ये सब मैंने पढ़ा था। तो वही वाली चीज़ है। तो इनको इंद्र सेना पर अंधी आस्था रखती थी और वे हर पूजा विधान, त्योहार, अनुष्ठान लेखक के हाथों करवाती थी। कि नहीं, जो भी पूजा विधान करना था, कोई दिया अगरबत्ती करनी थी, तो इसी के हाथों से, लेखक के हाथों से करवाते था। कि क्योंकि ये चाहती थी जीजी कि कैसे न कैसे करके इसका विश्वास हो भगवान के प्रति और थोड़ा सा ट्रस्ट करे। वे चाहती थी कि इन सब का पुण्य फल लेखक को ही मिले, और ये कहती थी कि तू करेगा तो तेरे को फल मिलेगा इसका, इसलिए ये सब काम तू किया कर। तो ये बात थी जीजी की। फिर जीजी इंद्र सेना पर पानी उड़ेलने का काम लेखक से ही करवाना चाहती थी। अब यहाँ पर चलो, वो तो जो भी पूजा पाठ करना है वो काम तो लेखक से करवा लिए, लेकिन जैसे इंद्र सेना आई तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि जीजी चाहती थी कि इंद्र सेना पर भी पानी यही डाले, लेकिन यहाँ पर वो मना कर देते हैं। तो जीजी इंद्र सेना पर पानी उड़ेलने का काम लेखक से ही करवाना चाहती थी, परंतु लेखक ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब जीजी ने तर्क दिया, या फिर ऐसे बात रखी, या फिर राय दी कि यदि हम इंद्र सेना को पानी नहीं देंगे, ठीक है, लेखक से कह रही जीजी, तो इंद्रदेव हमें पानी कैसे देंगे, ये तर्क दिया। हम भगवान को पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं, मतलब थोड़ा चढ़ावा चढ़ाते हैं जैसे, ठीक है, तो भोग लगा दो, भोग चढ़ाते हैं। तो जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देना पड़ता है। और एग्जाम्पल कौन सा, वही किसानों वाला, कि किसान को धान चाहिए, बदले में पहले वो धान 10-15 किलो 20 किलो मिट्टी में डालते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जो अगर मनुष्य कुछ भी पाना चाहता है तो उसको वो चीज़ खुद को देनी भी पड़ेगी, त्याग करना पड़ता है। बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर लाखों करोड़ों रुपए होने पर कोई उसमें से 2-4 रुपए किसी को दे दे तो वह क्या त्याग हुआ? 2-4 रुपए से क्या फ़र्क पड़ता है? जो चीज़ बहुत कम है उसका त्याग करने से ही सच्चा लोक कल्याण होता है। किसान 30-40 मन गेहूँ उगाने के लिए पहले 5-6 सेर का मतलब किलो, 5-6 किलो गेहूँ धरती में बोता है। इसी तरह पानी फेंकना भी उसकी बुआई है। पानी फेंकोगे तो पानी की बुआई है और फिर पानी भगवान ऊपर से हमें देंगे। जैसे किसान जो है 5-6 सेर यानी 5-6 किलो गेहूँ मिट्टी में डालता है, तब जाके 50, 60, 30, 40 मन के जो हैं मन गेहूँ पैदा होते हैं। मन का मतलब यहाँ पर 40 kg है, मैंने आपको कल भी बताया था व्याख्या के अंदर। एक मन का मतलब 40 kg होता है, ठीक है, 40 kg। और आप इसको कन्वर्ट वही की बात है, 1 क्विंटल में 100 kg होते हैं। तो पानी को इस तरह बोने के बाद ही बादल बरसेंगे। यथा राजा तथा प्रजा ही
केवल सच नहीं है अपितु यथा प्रजा तथा राजा भी सच है। मतलब जैसे अपन पहले कहते थे ना कि यथा राजा तथा प्रजा, मतलब जैसा राजा होगा वहीं की वैसी प्रजा होगी, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। पहले प्रजा का मतलब यहाँ पर अपन जो लोग हैं, जिसमें अपन जो भगवान को पहले पानी चढ़ाएंगे तो भगवान हमारे लिए राजा हैं, तो जैसी प्रजा वैसी राजा भी होता है, बोले ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भी सच है। तो गांधी जी ने भी इस बात का समर्थन किया है, गांधी जी ने भी इसी समर्थन किया है कि जैसी प्रजा होगी वैसा राजा होगा। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, अब तो अपन चाहेंगे उसको वोट करेंगे, अपन जिताने वाले हैं, और अपनी अपनी जैसी सोच है उस अकॉर्डिंग वो नेता बनेगा। आप में अगर दम है, अगर वो गलत है तो नेक्स्ट टाइम उसको हटा दीजिए वहाँ से, तख्ता पलट कर दो उसका, ये सब अपने हाथ में है। ठीक है, और फिर अंत में लेखक टिप्पणी करते हुए बताता है कि इस घटना को हुए 50 से ज़्यादा वर्ष हो गए। ठीक है, इससे मन में प्रश्न उठता है कि हम देश के लिए कितना त्याग करते हैं। ठीक है, जैसे ही वो जीजी ने बात कही ना इसकी कि त्याग करने की, तो फिर इनके मन में आता है कि यार हम देश को के लिए कर क्या रहे हैं, पिछले 50 साल हमें इस बात को हो गए, तो हम कर क्या रहे हैं देश के लिए। हम भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते हैं, परंतु अपना स्वार्थ ही आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते हैं, लेकिन हमारा स्वार्थ एक काम रह गया। जहाँ पर लोगों को स्वार्थ लगता है वहाँ पर वो भ्रष्टाचार करता है, करप्शन करता है, खुद भी। जैसे देखा होगा खूब जो पकड़े जाते हैं कि अपने बच्चों की स्टडी के लिए, नौकरी के लिए न जाने किन उनको पैसा देते हैं, या फिर अपना कोई काम करवाने के लिए पैसा देते हैं, ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए पैसा देते हैं। मतलब भ्रष्टाचार हर कोई करा। जब घर आके क्या कहता है कि नहीं भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, जबकि आप खुद अपने स्वार्थ के लिए वहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हो। तो ये चीज़ है। काले मेघा झमाझम बरसते हैं, परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बेल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, आखिर ये दशा कब बदलेगी। इसका मतलब है कि बातें सब करते हैं। यहाँ पर जो अंत में लिखी है ना, गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बेल प्यासा की प्यासे रह जाते हैं, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट पॉलिसियाँ बहुत लाती है, गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत लाती है कि ये ऐसा ऐसा काम होना चाहिए, गरीबों के लिए ऐसा होना चाहिए, ये स्टडी एजुकेशन में इतना पैसा लगाया जाना चाहिए। ऐसी स्कीम्स, ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट लेके आती है, लेकिन उनका कंप्लीटली जो है क्रियान्वयन नहीं होता है। ज़मीनी धरातल के ऊपर वो चीज़ें सिर्फ नाम की रह जाती है, और वहाँ से जो गवर्नमेंट स्कीम करती है वो अंत में हर किसी के पास में, गरीब से लेके जो भी जिसको भी ज़रूरत है उनके पास नहीं पहुँच पाती है। तो वो वाली चीज़ें गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, और पेल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। तो बहुत ही शानदार चैप्टर है। अगर आपको समरी पूरी एक बार में याद होगी ना, तो कोई सा भी क्वेश्चन हो वो यहीं से तो आना है यार। और व्याख्या अपन ने कर ली, फिर भी एक क्वेश्चन आंसर की एक अलग से क्लास होगी। ठीक है, क्योंकि जिसको जो देखना है वो आराम से देख सके, फैसिलिटी है एक तरीके से। तो क्वेश्चन आंसर वाली क्लास ज़रूर देखनी है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन नहीं लेता। एनसीईआरटी की बुक वाले पीछे तो लेते हैं, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी वाले बुक क्वेश्चन काम नहीं चलेगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है, जहाँ से वो पूरे अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिए तो फिर अपना एकदम शानदार तरीके से एग्जाम के, बोर्ड के एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो ये अपना पार्ट का सारांश कंप्लीट। अब आपको एक क्लास हो रहेगी, वो आएगी क्वेश्चन आंसर की, उसके बाद में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके।